आप सभी छात्रों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस परीक्षा में इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी आपको इस पाठ से प्रश्न मिलेंगे वो इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आप ध्यान से देखें और सुनें। वीडियो बहुत सरल भाषा में है। एक बार वीडियो देख लोगे आप तो ज़िंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, तो वीडियो आप पूरा देखें और ध्यान से सुनें। सुनना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं सुनने से। तो यहाँ पर देखो, पहले प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। मतलब धातुओं में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होता, मतलब धातुएं कैसी नहीं होती। तो यहाँ पर देखो, विद्युत संचालन तो ये तो होती हैं, इनके तार बनाए जाते हैं। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक, इनमें सब में करंट बहता है। फिर है ध्वनिक प्रकृति, इसका मतलब ये इनको आपस में टकराते हैं तो ध्वनि निकलती है, तो बिल्कुल निकलती है। आप जानते होंगे घर के जो बर्तन होते कितनी आवाज़ करते हैं। फिर है चमकहीनता। हीनता का मतलब होता है चमक नहीं होना। एक बात बताओ, सोना चमकता नहीं है, चांदी चमकती नहीं है, तांबा चमकता नहीं है, उसमें अलग चमक होती है। स्टील के बर्तन आपने देखे होंगे, आभूषण तो आप जानते ही हैं, प्लेटिनम के भी आभूषण होते हैं, चांदी के होते हैं, सोने के आभूषण होते हैं, तो क्या चमकते नहीं हैं। लेकिन यहाँ लिखा है हीनता, माने इनमें चमक नहीं होती है। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। इसलिए बच्चों ये आपका सही है, क्योंकि यहाँ आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। धातुओं में कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है, ठीक है, तो चमकहीनता ये नहीं होती, इसमें है चमक होती है। ध्यान से आपको प्रश्न समझना है, हाँ मैं पूछ रहा है नहीं मैं पूछ रहा है। ठीक है, चलो। और परीक्षा में अंतर जरूर आता है, धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में अंतर। ठीक है, तो ध्यान से उसको याद कर लेना आप। अब आपके सामने अगला प्रश्न है। क्या प्रश्न है आपके सामने? यहाँ पर देखो, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। तो पहली बात तो एक समझो, आपके मम्मी पापा चांदी के कोई जेवर जो होते हैं, जैसे चांदी की तोड़ियाँ हैं, ठीक है, चांदी की करधनी हैं, जो भी हो, जब वो सोने की दुकान से लाते हैं तो बहुत अच्छी चमकती हैं, लेकिन रखी रखी वो कैसे हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं। ठीक है, किसके कारण? तो सिल्वर सल्फाइड के कारण, सिल्वर सल्फाइड के कारण। अब बच्चों, क्या जो सल्फाइड है, आपने देखा होगा वाहनों का जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। घर में भी खाना बनता है तो वहाँ भी ये सल्फर डाइऑक्साइड कैसे निकलती है, तो सिल्वर सल्फाइड की एक परत जम जाती है चांदी पर। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, और एक ध्यान देना, आपके घर में जो चूना होता है जो तंबाकू के साथ खाते हैं, तो उसमें मिलाकर के चांदी का कोई भी आपके घर में जेवर हो उसको साफ़ करना, फिर बताना कितना साफ़ हो। एकदम साफ़ हो जाएगा, एकदम साफ़। ठीक है, तो आप इसका प्रयोग घर पर कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अब आपके सामने अगला प्रश्न है। क्या है? देखो, क्या प्रश्न है आपके सामने? निम्नलिखित में कौन सी अधातु में चमक होती है? यहाँ देखो, निम्नलिखित में कौन सी अधातु में चमक होती है। एक बात समझो, अपवाद। अब आपने अपवाद सुना है, जब आप अंतर याद करेंगे तो आपको एक अपवाद देखने को मिलेंगे। अधातु में जो अधातु होती हैं उनमें चमक नहीं होती है। अपवाद आयोडीन। अपवाद क्या? आयोडीन है। इसी तरह अधातुएं जो होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन अपवाद ग्रेफाइट। ठीक है, इसी तरह अंतर आप देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। तो मतलब जो अधातुएं हैं आवर्त सारणी में, उसमें आयोडीन एक ऐसी अधातु है, ऐसी खोज है कि इसमें चमक होती है। आप कहोगे सर हमें अभी समझ में नहीं आया, याद नहीं हुआ, तो समझो, आयोडीन वाला नमक खाया, नमक चमकता है कि नहीं चमकता है?
बोलो। आयोडीन वाला नमक खाते हो, अगर नहीं खाओगे तो घेंगा रोग हो जाएगा। तो आयोडीन चमकता है कि नहीं चमकता बताओ। ठीक है, तो अधातु में चमक होती है किसमें? आयोडीन में। अब तो ये आपको समझ में आ गया। बताओ अधातु में चमक होती है किसमें? आयोडीन में। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एल्यूमिनियम धातु होती है, एल्यूमिनियम जो धातु होती है बच्चों, ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है एल्यूमिनियम। इसके अलावा जिंक भी होती है। तो दो धातुएं ध्यान कर लो, एक एल्यूमिनियम दूसरी जिंक, ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। इसका मतलब है उभयधर्मी का जो अम्ल से भी क्रिया करें और क्षार से भी क्रिया करें। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह आपने उभय अलंकार के बारे में सुना ही होगा, जिनमें शब्द से भी चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थ से भी चमत्कार उत्पन्न हो, उसे उभय अलंकार कहते हैं। मतलब जब दोनों से चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक है, इसी तरह जो एल्यूमिनियम और जिंक धातु है, ये अम्ल से भी क्रिया करती है और क्षार से भी क्रिया करती है। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं जी, माने अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड भी बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। इसलिए ये उभयधर्मी है। कौन कौन से बताओ, बताओ उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं एल्यूमिनियम और जिंक। एल्यूमिनियम और जिंक उभयधर्मी ऑक्साइड होती है। अब निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? यहाँ पर ध्यान देना, पारद क्या होता है? पारद के कई नाम हैं। आपने सुना होगा पारस पत्थर, माने जिससे भी पारस पत्थर टच करते थे वो सोना बन जाती थी, पारस पत्थर। तो अब जो पारद है इसको मरकरी भी कहते हैं। मरकरी का सूत्र होता है Hg, इसे पारा भी कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लो, पारद के कई नाम हैं, एक नाम है पारा, एक नाम है मरकरी और संकेत होता है Hg। ठीक है, तो बच्चों अमलगम जो मिश्र धातु होती है उसमें पारा मिलाया जाता है। अमलगम जो मिश्र धातु होती है उसमें पारा मिलाया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछते बताओ पारा का संकेत क्या है? बताओ पारा का संकेत क्या है, बताओ जल्दी से। पारा का संकेत है Hg। क्या संकेत है? Hg। इसे और क्या बोलते हैं? पारद को पारा भी बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं। थर्मामीटर होते हैं उसमें भरा होता पारा, ध्यान देना। अब है निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव होती है? अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो जो अधातुएं हैं, कई सारी अधातुएं हैं, तो उसमें जब पूछा है आपसे कि द्रव कौन सी होती है, तो बच्चों इसको ध्यान कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन अधातु द्रव होती है। ब्रोमीन अधातु द्रव होती है, इसका संकेत Br है। क्या है? Br। ठीक है, याद कर लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बच्चों आपके सामने अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या आपका प्रश्न है। जब अम्ल, अम्ल माने होता है HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, धातु के साथ माने जिंक है, माने जिंक माने जस्ता, और तांबा है माने कापर, एल्यूमिनियम है, के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? मतलब बच्चों समझो, ये प्रश्न ये कह रहा है आपसे, ये प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि जब अम्ल है, ठीक है, वो धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों? तो निकलती है हाइड्रोजन गैस। कभी इसका प्रयोग करना, जो खाना आप पैक कराने जाते हो वो एल्यूमिनियम फॉइल होती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की फॉइल की एल्यूमिनियम फॉइल जो है, और उस परखनली में उसको भर लेना, किसको? तेजाब को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, तो जब एल्यूमिनियम फॉइल के जो टुकड़े होते हैं उनकी क्रिया जब बच्चों उस तेजाब से होती है, HCl से होती है, तो गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। उसमें आग लग जाएगी। ऐसा प्रयोग मत करना, ठीक है, ऐसा प्रयोग मत करना, अपने टीचर की देखरेख में प्रयोग करना। ठीक है, तो अपन को इतना ही समझना है इस प्रश्न में कि जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो हाइड्रोजन गैस। इतना ही समझना। अब है प्रिय छात्रों एक शब्द और एक वाक्य के, तो इन्हें समझते हैं। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? तो यहाँ पर समझना,
तो प्रिय छात्रों, यहाँ समझना, आप क्या समझोगे यहाँ कि पूछ रहा है किस धातु को छोड़कर। तो यहाँ देखो, अन्य धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। माने आपने धातुओं और धातुओं के नाम याद करे होंगे, संकेत वगैरह। तो प्रिय छात्रों, वो सभी कैसी होती हैं? ठोस होती हैं सभी धातुएं। लेकिन जो मरकरी धातु है, माने पारा, माने Hg, एक किस अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर? द्रव अवस्था में। जो थर्मामीटर पुराने ज़माने में चलते थे, उनमें डॉक्टर ऐसे लगा देता था, तो उसमें पारा भरा होता है। उस थर्मामीटर में क्या भरा होता है? पारा। पारा माने मरकरी। तो जो मरकरी है बच्चों, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। जब तापक्रम ज़्यादा होता है तो पारा जो है ऊपर चढ़ने लगता है, तो पता चल जाता है कितना बुखार है आपको। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, तो समझ गए आप किस धातु को छोड़ करके सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था पाई जाती हैं? तो मरकरी को छोड़ करके, क्योंकि जो मरकरी है बच्चों, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब है बच्चों आपके सामने अगला प्रश्न क्या है? दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो बच्चों, अभी आपने देखा होगा स्कूलों में जादू नहीं विज्ञान वाले प्रोग्राम चल रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? पानी उसमें भर लिया और आपने सोडियम के छोटे छोटे टुकड़े फेंके, तो तुरंत आग लग जाती थी। तो पानी जितना ठंडा होगा, क्रिया उतनी तेजी से होगी। ध्यान देना, पानी अगर जितना ठंडा होगा तो सोडियम या पोटेशियम की क्रिया उतनी तीव्रता से होती है। कब? ठंडे जल के साथ सोडियम या पोटेशियम की क्रिया तीव्रता से होती है। तो एक पूछा था कि दो धातुओं के नाम बताओ जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, तो सोडियम और पोटेशियम। अब बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, क्या होता है एक्वा रेजिया? क्या होता है? मतलब जो सोना होता है, गोल्ड, वो किसी भी तेजाब में नहीं घुलता है, सिर्फ घुलता है तो एक्वा रेजिया में घुलता है। एक्वा रेजिया किससे बनाते हैं? तो ये बनाते हैं, 3 बोतलें जो हैं HCl की लेते हैं, 3 बोतलें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की लेती हैं, 3 बोतलें HCl की लेते हैं, और 1 बोतल लेते हैं नाइट्रिक अम्ल की। इसलिए यहाँ लिखा है 3:1। माना अगर 3 लीटर सांद्र HCl लेते हैं तो 1 लीटर लेंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इनको मिला देंगे तो बन जाएगा एक्वा रेजिया। अब भूल जाओगे परीक्षा में कि सर यही भूल गया, तो 31 बार आपने हाँ ना की, 31 बार कि सर हमको ए याद हो गया, हाँ, फिर पूछा ना, हाँ ना, 31 बार। तो हाँ से मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ना से मतलब है नाइट्रिक अम्ल। 31 आप ध्यान कर लोगे, ये अपनी ट्रिक्स हो गई याद करने की। अब बच्चों, आपका अगला प्रश्न है, समझो क्या है। ठीक है, समझो, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो जो आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि आपका नमक है, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर है बच्चों, अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। याद कर लो, अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है। अब प्रिय छात्रों हैं, अमलगम किसे कहते हैं? आपको पता ही है, इसको क्या बताना, अमलगम किसे कहते हैं? अभी अपन ने चर्चा की थी कि नहीं की थी? अमलगम माने जिसमें पारा मिला रहता है, किसी धातु को, ठीक है, क्या बोला, किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। कितना सरल है, एक बार और देखो बच्चों, एक बार और देखो, ये आपका उत्तर है। देखो क्या है बच्चों, किसी धातु को पारे के साथ, किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। माना जब दो धातु मिलाते तो मिश्र धातु बनती है, क्या दिक्कत है? किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। तो ये आपको याद हो गया है। अब बच्चों है यसद लेपन, इसको जरा क्या कहा हमने आपसे, हमने ये बोला बच्चों, हमने आपको ये बोला, समझो हमने क्या बोला आपको, हमने ये बोला
कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की कलई करना यशद लेपन कहलाता है। ये होता क्या है, लोहे के बर्तन हैं, उस पर जिंक की कलई कर देती है, माने जिंक का लेपन कर देते हैं, ठीक है, तो उस पर जंग नहीं लगती है, इसे बोलते हैं यशद लेपन। क्या बोलते हैं, यशद। यशद यशद माने क्या होता है, यशद माने होता है जिंक, यशद माने होता है जिंक, ध्यान देना, यशद माने होता है जिंक। यशद का लेपन करना किस पर, लोहे के बर्तन पर। काय करोगे लेपन, क्योंकि जंग ना लग जाए। तो परिभाषा बन जाती है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की कलई करना यशद लेपन कहलाता है, ठीक है। चलो, अब प्रिय छात्रों, आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। तो एक बात समझो, जो रेडियो वाली दुकानें होती हैं, रेडियो वाली दुकानें होती हैं, वो टाँका लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दो तार टूट जाते हैं तो टाँका लगाते हैं। तो टाँका लगाते हैं, एक उसकी कोई डिब्बी होती है, उसके ऊपर एक तार लिपटा रहता है एल्यूमिनियम जैसा, तो उस तार का नाम है सोल्डर, तार का नाम है सोल्डर मिश्र धातु, ठीक है बच्चों। तो टाँका लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या भरना है, मिश्र धातु सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपने याद कर लिया है अच्छे से। अब है बच्चों, क्या प्रश्न है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं, माना जो जंग लग जाती है, क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। अब है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसको समझना। देखो क्या इसका उत्तर, इसका उत्तर ध्यान से समझना। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है एवं हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। तो समझो, जो आपके घर में तांबे के बर्तन होते हैं, वो होते नहीं होते हैं, तांबे के लोटा होते हैं, बर्तन होते हैं, वो हरे हरे पड़ जाते हैं। वो हरे पड़ जाते हैं, क्यों पड़ जाते हैं, कॉपर कार्बोनेट के कारण। कॉपर कार्बोनेट के कारण तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत जम जाती है, ठीक है, ध्यान देना। अब अच्छा प्रश्न है, याद भी करना है आपको। क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी सक्रियता माने क्रियाशीलता, ठीक है, के अवरोही क्रम में माने घटते क्रम में रखा जाता, व्यवस्थित किया जाता, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी मतलब सबसे अधिक सक्रिय क्या है, पोटेशियम, फिर क्या है, सोडियम। तो ऐसे सक्रियता श्रेणी बनाते हैं। सक्रियता श्रेणी मतलब ये श्रेणी का सबसे अधिक सक्रिय धातु, उससे कम सक्रिय, उससे कम सक्रिय धातु, ऐसी श्रेणी बनाते हैं। आपने याद भी की होगी, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये आपके सामने देखो, ध्यान देना, ये क्या है, जो सभी धातुएं होती हैं बच्चों, यहाँ ध्यान देते जाना, सभी धातुएं धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ये जोड़ियां हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी धातुएं धातु ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरा देखो, एनोडीकरण। एल्यूमिनियम जो है इसका जब शुद्धिकरण करते हैं तो एनोड पर इकट्ठा हो जाता है, एनोडीकरण होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम, एनोडीकरण, एल्यूमिनियम, याद कर लेना। फिर प्रिय छात्रों, सोडियम इतनी क्रियाशील धातु है, कहीं से आपने जेब में रख लिया और आपने सोचा कि चलो घर ले चलते हैं, पता चले रास्ते में आग लग जाए, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, जो सोडियम है उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। फिर प्रिय छात्रों, आपका क्या है, कार्बन अधातु क्या है,
कार्बन धातु जो अपर रूपता दिखाती है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, ये किसके अपर रूप है? ये कार्बन के अपर रूप है। हीरा ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। फुलेरिन भी कार्बन का अपर रूप है। ये 3 पूछे जाते हैं परीक्षा में, ध्यान देना, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। और फिर प्रिय छात्रों, धातु में क्या होती है? विद्युत चालकता होती है। धातुओं के तार बनाए जाते हैं, पता है, धातु में तन्यता होती है तो इससे तार बन जाते हैं। तो ये आपकी जोड़ियां थीं जो हमने आपको अच्छे से समझा दी। प्रिय छात्रों, ये आपके हैं अति लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न, इन्हें याद कर लें। तो धातुओं, देखो संचरण अच्छा प्रश्न है, फिर अच्छा प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, और फिर यह है भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु अधातु में अंतर, या रासायनिक आधार पर धातु अधातु में अंतर। ये 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी बच्चे स्वस्थ रहो, खुश रहो, धन्यवाद।